कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है हमारी इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्न संख्या 15 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। इस क्लास में हम प्रश्न संख्या 16 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। प्रश्न 16 में कहा गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 5 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। कि एक स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। तो उन विद्यार्थियों को 7 पुरस्कार दिए जाने हैं और उन 7 नगद पुरस्कारों की जो राशि है सबको जोड़कर आएगा 700 रुपए। कि सातों पुरस्कार को मिलाकर कुल रुपए हो जाएंगे 700 रुपए रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। और यह भी बताया गया है कि हर पुरस्कार जो है प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। अगर जैसे पहला पुरस्कार 100 रुपए का है तो दूसरा पुरस्कार उससे 20 कम होगा, 80 होगा। फिर तीसरा पुरस्कार इस वाले से 20 कम होगा, 60, फिर 40, फिर 20। इस प्रकार प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले वाले पुरस्कार से 20 कम रुपए का है। तो हमको यह बताना है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पुरस्कार की धनराशि कितनी है, यह हमको इस प्रश्न में बताना है। तो देखिए यहां पर 7 नगद पुरस्कार हैं, तो समांतर श्रेणी में कुल कितने पद होंगे? 7 पद होंगे। ये 7 नगद पुरस्कार हैं और प्रत्येक पुरस्कार के बीच में अंतर कितने का है? -20। तो पहला पुरस्कार जितना होगा तो दूसरा पुरस्कार उससे 20 कम होगा, फिर तीसरा पुरस्कार उससे भी 20 कम होगा। तो इस प्रकार प्रत्येक नगद पुरस्कार के बीच का जो अंतर रहेगा वो -20 रहेगा। तो यही हो जाएगा समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -20, क्योंकि प्रत्येक पद के बीच में 20 का अंतर है। तो ये -20 है इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर। और हमको ये सातों पुरस्कार की धनराशि बतानी है। तो पहले हम प्रथम पुरस्कार की धनराशि निकाल लेंगे, पहले पुरस्कार की। और जब हमको पहले पुरस्कार की नगद राशि पता चल जाएगी तो उसमें से 20-20 कम करके हम 7 के 7 नगद पुरस्कार की धनराशि ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ श्रेणी का सार्वंतर आ गया है -20। और इन सातों पदों को, ये कितने नगद पुरस्कार हैं? 7 हैं। तो n का मान हो जाएगा हमारा 7। कि 7 नगद पुरस्कार हैं तो इस समांतर श्रेणी में कुल पद होंगे 7। और सातों पदों को जोड़कर योग कितना आएगा? 700 रुपए। सातों पदों का जो योग है वो है 700 रुपए। तो इन सातों नगद पुरस्कारों को जोड़ने पर राशि आएगी 700 रुपए। तो सातों पदों का योगफल हो गया है 700 रुपए। अब हमारे पास श्रेणी का सारवंतर भी है, पदों की संख्या भी है, श्रेणी के सातों पदों का योगफल भी दिया गया है। बस प्रथम पद हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है। तो जब योगफल हमको दिया गया है तो श्रेणी के n पदों के योगफल वाला सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे कि श्रेणी के n पदों का योगफल का योगफल, जिसको हम Sn से प्रदर्शित करते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। और श्रेणी के 7 पदों का योगफल हमको दिया गया है तो n के स्थान पर 7 रखेंगे। तो n बराबर 7 रखने पर तो ये हो जाएगा S7 बराबर 7/2, कोष्टक में 2 की 2a जैसा था वैसे ही रखेंगे। फिर n के स्थान पर रखना है हमको 7, 7 - 1 d, कोष्टक बंद। अब देखिए श्रेणी के सातों पदों का योगफल S7 जो है वो है 700। तो यहां पर हम 700 रख देंगे। 700 बराबर 7/2, फिर कोष्टक में 2 की गुणा a के मान से। a का मान तो हमको ज्ञात करना है प्रथम पद, तो a जैसा था वैसे ही रख देंगे।
प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 और डी आएगा, और डी का मान है हमारा -20। तो डी के स्थान पर -20 रखेंगे। अब देखिए ये दो भाग में है, तो ये 700 के गुणा में आ जाएगा, और 7 गुणा में है इस कोष्टक के, तो ये भाग में आ जाएगा। तो ये अगले स्लाइड पर बन जाएगा कि 700 गुणा 2, और 7 आ जाएगा भाग में, बराबर में 2a। फिर 6 की गुणा -20 से करेंगे तो -120 आ जाएगा। प्लस का 6 है, माइनस का 20 है, प्लस माइनस होते हैं माइनस। तो 6 की गुणा 20 से करेंगे, आ जाएगा 120। अब देखिए 7 से 700 कट जाएगा 100 बार। फिर 700 की गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 200। अब बराबर में 2a माइनस 120। ये माइनस का 120 बाएं पक्ष में आएगा जब, तो ये प्लस का 120 हो जाएगा, और बराबर में 2a। 120 और 200 हो जाएंगे 320, बराबर में 2a। अब 2a का मान हमको ज्ञात करना है, तो a के गुणा में जो भी है वो दूसरे पक्ष में चला जाएगा, तो ये बनेगा 320, ये गुणा वाला आ जाएगा भाग में, और बराबर में a। अब 2 से जब 320 को भाग करेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 छंग 12, 0 का 0, बराबर में a। तो श्रेणी का जो प्रथम पद था वो आया है 160। जो हमारे नगद पुरस्कारों में प्रथम नगद पुरस्कार की जो धनराशि है वो है 160 रुपए। पहले पुरस्कार की राशि तो यहां लिखेंगे प्रथम पुरस्कार की। अतः प्रथम पुरस्कार की धनराशि, प्रथम पुरस्कार की धनराशि कितनी आ जाएगी? 160। अब प्रश्न में बताया गया है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। तो अगर हमारा प्रथम पुरस्कार 160 आ गया है जैसे ये, तो अगला पुरस्कार इससे 20 कम होगा, तो 160 में से 20 घटाएंगे तो 140 आ जाएगा। तो द्वितीय पुरस्कार, सातों पुरस्कार की धनराशि हमको बतानी है, तो द्वितीय पुरस्कार की धनराशि बराबर हो जाएगी, और 160 में से हम माइनस कर देंगे 20, तो ये आ जाएगा 140। तो दूसरे पुरस्कार की धनराशि है 140। इसी प्रकार हम तीसरे पुरस्कार की भी धनराशि निकालेंगे। तीसरे पुरस्कार की धनराशि, तो दूसरा पुरस्कार था हमारा 140 का, उसमें से 20 कम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 120। अब चौथे पुरस्कार की धनराशि, अब 120 में से हम 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100। फिर पांचवें पुरस्कार की धनराशि बराबर 100 में से हम माइनस करेंगे 20, तो आ जाएगा 40, वो 80। फिर छठे पुरस्कार की धनराशि, अब 80 में से माइनस करेंगे 20 तो आ जाएगा 60। और फिर लिखते हैं सातवें पुरस्कार की धनराशि बराबर 60 माइनस 20 हो जाएगा 40। तो सातों पुरस्कार की नगद धनराशि हमने ज्ञात कर ली है। यहां पर देखिए 160, फिर इससे 20 कम 140, फिर एक 20 कम 120, फिर 100, उसके बाद 80, फिर 60, और उसके बाद 40। अगर हम इन सातों पदों को जोड़ेंगे तो इन सब का योग आ जाएगा 700 रुपए। कि सातों नगद पुरस्कार जो हैं ये इन सब का योगफल है 700 रुपए। तो हमने सातों प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कर लिया है कि प्रथम पुरस्कार कितने का है, द्वितीय पुरस्कार कितने का है, तृतीय, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या
17 पर। देखिए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर भी और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा और यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कि प्रत्येक कक्षा में क्या प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का मतलब होगा सेक्शन, कि हर क्लास में का जो हर सेक्शन में वो अपनी क्लास के बराबर ही पेड़ों की संख्या लगाएगा। उदाहरण है, कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा और कक्षा तीन का एक अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा। और जैसे कक्षा एक वाला जितने भी सेक्शन एक, कक्षा एक के जितने भी सेक्शन है, जो हमारी कक्षा एक है उसके जितने भी सेक्शन हैं, जैसे तीन सेक्शन है तो यहाँ पर पहला भाग वाला पहले सेक्शन वाले भी एक पेड़ लगाएंगे, दूसरे सेक्शन वाले भी एक पेड़ और तीसरे सेक्शन वाले भी एक पेड़। तो कक्षा एक दोबारा कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे? तीन पेड़ लगाए जाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी कक्षा दो का है तो उसके अगर तीन सेक्शन हैं, तीन अनुभाग हैं, तो प्रत्येक अनुभाग के विद्यार्थी दो पेड़ ही लगाएंगे अपनी कक्षा के बराबर। तो पहले अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, तीसरा अनुभाग दो पेड़ लगाएगा। तो दो दो चार और दो छह। तो कक्षा दो दोबारा कुल पेड़ की संख्या होगी, लगाए गए पेड़ों की संख्या आ जाएगी छह। इसी प्रकार कक्षा तीन का विद्यार्थी जो होगा उसमें भी अनुभाग अगर तीन है, आगे बताया गया है कि कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा और प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं, कि हर कक्षा में कक्षा एक से लेकर कक्षा 12 तक प्रत्येक कक्षा में तीन तीन अनुभाग हैं, तीन तीन सेक्शन है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कितनी संख्या होगी ये हमको बताना है। तो देखिए कक्षा एक का प्रत्येक अनुभाग एक ही पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का प्रत्येक अनुभाग दो दो पेड़ लगाएगा, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ों की संख्या प्रत्येक अनुभाग लगाएगा। अब देखिए कक्षा तीन में भी तीन अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा में तीन ही सेक्शन है, तो पहले सेक्शन वाले भी पेड़ तीन लगाएंगे, दूसरे सेक्शन वाले भी पेड़ों की संख्या तीन लगाएंगे और तीसरे सेक्शन वाले भी। तो कुल मिलाकर कक्षा तीन बार वालों द्वारा जो पेड़ों की संख्या लगेगी तीन तीन छह तीन नौ। अब आप देख सकते हैं पहली कक्षा द्वारा पेड़ों की संख्या जो लगाई गई है वो तीन है, कक्षा दो द्वारा छह पेड़ लगाए गए हैं, कक्षा तीन द्वारा नौ पेड़ लगाए गए हैं। तो प्रत्येक कक्षा में पेड़ों की संख्या का अंतर आप देख सकते हैं, पहले तीन फिर छह फिर नौ, तीन तीन बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार कक्षा चार के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए अब पेड़ों की संख्या अगर हमको ज्ञात करनी है, तो एक तरीका तो ये है कि प्रत्येक कक्षा चार में भी तीन अनुभाग होंगे और वो चार चार पेड़ ही लगाएंगे। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो चार आ जाएंगे 12। देखिए हर बार तीन, एक कक्षा बढ़ाने पर तीन पेड़ों की संख्या बढ़ जाती है। देखिए तीन फिर छह फिर नौ 12। अब कक्षा पांच वाले कितने पेड़ लगाएंगे? 15 पेड़ लगाएंगे। तो हमको ये बताना है कि ऐसे कक्षा एक से लेकर कक्षा 12 तक सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमको बतानी है। तो ये एक समांतर श्रेणी सी बन गई है कि पहली कक्षा द्वारा, तो एक समांतर श्रेणी हमारी बन जाएगी। देखिए पहली कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या तीन, दूसरी कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 11 छह, फिर तीसरी कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 9, फिर 12 और ऐसे ही कहां तक चलेगी? इसमें 12 पद रहेंगे क्योंकि कक्षाओं की संख्या कितनी है? 12 है। पहली कक्षा में तीन, दूसरी कक्षा में छह, तीसरी कक्षा में नौ, चौथी कक्षा में 12 और इसी प्रकार कक्षा 12 तक यहां लिखेंगे 12 पदों तक। ऐसे ही पद ये आते रहेंगे कि इन 12 पदों को जोड़कर हमको ये बताना है कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो गया है तीन। श्रेणी का जो सार्वंतर है, प्रत्येक पद के बीच का अंतर, तो दूसरे पद में छह में से हम माइनस करेंगे पहला पद, तो छह में से तीन माइनस करेंगे तो सार्वंतर भी तीन आ जाएगा।
और कितने पदों को जोड़कर हमको बताना है? इस श्रेणी के 12 पदों को। तो n का मान हो जाएगा 12, क्योंकि कक्षा ये 12 कक्षा है। और 12 पदों को जोड़कर हमको बताना है कि कुल पदों का योग कितना होगा। तो लिखते हैं श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग। तो इसका सूत्र रहता है हमारा Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 d। अब हमको 12 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n के स्थान पर हम रखेंगे n बराबर 12, a बराबर 3 और d बराबर भी 3 रखने पर, तो इस सूत्र में हम n, d और a के मान रख देंगे। तो ये आ जाएगा S12 बराबर n के स्थान पर 12 बटे में 2 कोष्टक, फिर 2 की गुणा a के मान 3 से होगी, फिर माइनस n के स्थान पर 12 माइनस 1 और d के स्थान पर रखेंगे 3। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, 2 तिया हो जाएंगे 6, माइनस 12 में से 1 घटाएंगे 11 आएगा, 11 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 33। यहां एक लाइन बढ़ा लेते हैं हम, 12 में से 1 घटाएंगे 11 और 11 की गुणा होगी 3 से। यहाँ प्लस का चिन्ह रहता है सूत्र में, प्लस है। 2 की गुणा a के मान 3 से हुई, प्लस के चिन्ह के स्थान पर प्लस का चिन्ह, n के स्थान पर 12 माइनस 1, 12 में से 1 घटाएंगे 11 और 11 की गुणा होगी 3 से। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, बीच में है प्लस का चिन्ह, तो ये हो जाएगा हमारा, बाहर रहेगा 6 कोष्टक के अंदर भी है 6, फिर प्लस का चिन्ह, और फिर 11 तिया हो गए हैं हमारे 33। तो 6, 33 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 39। 6 की गुणा होगी 39 से, 6 नम 54 का 4 हासिल लगे 5, 6 18 और 5 हो जाएंगे 23। तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या है विद्यालय में 234। उन विद्यार्थियों द्वारा किसी स्कूल के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों द्वारा पेड़ के स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या है 234। अतः हम यहां लिख देंगे, अतः प्रश्न में पूछा गया था विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, तो हम लिखेंगे यहां पर, अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या 234 है। तो यहां पर प्रश्न संख्या हमारी 17 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। देखिए प्रश्न संख्या 18, यहां पर बताया गया है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, यहां पर केंद्र है ए, चित्र भी दिया गया है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, पहले केंद्र ए को लेंगे हम और फिर केंद्र बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1.0 सेमी, 1.5 सेमी, 2.0 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। चित्र में दिया गया है एक सर्पिल है जिसमें अर्धवृत्तों को लेकर यह बनाया गया है। पहले केंद्र ए को केंद्र मानकर जो ये अर्धवृत्त खींचा गया है पहला वाला, इसकी त्रिज्या है 0.5। फिर बी को केंद्र मानकर नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ ये बी को केंद्र मानकर दूसरा अर्धवृत्त खींचा गया है, इसकी त्रिज्या है 1.0। फिर दोबारा से ए को केंद्र मानकर ये तीसरा अर्धवृत्त खींचा गया है, अर्धवृत्त खींचा गया है, इसकी त्रिज्या है 1.5। फिर बी को केंद्र मानकर ये चौथा अर्धवृत्त खींचा गया है जिसकी त्रिज्या है 1.5।
2.0। देखिए 1.5 में 2.0। तो ये 4 अर्धवृत्त यहाँ पर दिखाए गए हैं इस सर्पिल में। तो उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसे कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। यह आकृति 5.4 है हमारी। और 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? और इस सर्पिल में कितने अर्धवृत्त हैं? 13 क्रमागत अर्धवृत्त से मिलकर यह सर्पिल बनाया गया है। तो इस सर्पिल की कुल लंबाई हमको बतानी है। अब देखिए, जैसे केंद्र, ये पहला वाला केंद्र अर्धवृत्त था हमारा, अर्धवृत्त था जिसका केंद्र ए है और इसकी त्रिज्या थी 0.5। तो ये एक लंबाई हो जाएगी इसकी, अर्ध परिमाप जो है इसकी। देखिए ये वाली जो लंबाई होगी, ये पहले वाले अर्धवृत्त की लंबाई होगी। ये L2 है दूसरे वाले अर्धवृत्त की लंबाई, और L3 जो है तीसरे वाले अर्धवृत्त की लंबाई को प्रदर्शित कर रही है, और L4 जो है चौथे वाले अर्धवृत्त की लंबाई को प्रदर्शित कर रही है। तो अगर हमको किसी अर्धवृत्त की, देखिए परिमाप, ये ये पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त की परिमाप निकालने का सूत्र होता है हमारे पास, वृत्त की परिमाप, वृत्त की परिमाप। ये अगर हम गोल गोल, ये लंबाई हमको ज्ञात करनी है अर्ध वृत्त की, पूरे वृत्त की, तो उसका सूत्र हमने पढ़ा है 2πr। अगर इसको आधे वृत्त की अगर हमको परिमाप बतानी हुई है, देखिए पूरे की हो गई 2πr, और जब हमको आधे की बतानी है तो 2πr का भी आधा कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो इस आधी परिमाप ये आ जाएगी पाई आर, इसका सूत्र हो जाएगा पाई आर। तो जब हम पहले अर्धवृत्त की अर्ध परिमाप, जिसको हम L1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, वो ज्ञात करेंगे, तो उसका सूत्र रहेगा पाई आर। क्या रहेगा सूत्र? पाई आर। और पहले अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है, पाई का मान हमको बताया गया है 22/7 रखना है, और पहले अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है आर, वो प्रश्न में बताई गई है 0.5। तो इधर इसे को हम यहां पर लिख लेते हैं। L1 जो है पहले अर्धवृत्त की जो लंबाई है, उसका सूत्र होगा पाई आर। पाई का मान हमको प्रश्न में रखना है 22/7, और आर का मान भी हमको दिया गया है। देखिए आर का मान है 0.5, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या है 0.5। तो जब हम 0.5 की गुणा 22 से करेंगे, देखिए 5 से 5 दूनी 10, हासिल लगेगा 1, 5 दूनी 10, 1 हासिल 11, और बटे में 7, दशमलव लग जाएगा पीछे से एक अंक के बाद। तो ये आ जाएगा 11/0/7, पहले अर्धवृत्त की लंबाई आ गई है। फिर हम दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई बताएंगे, L2। तो ये इसका भी सूत्र पाई आर रहेगा, पाई का मान 22/7, और दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या पहले वाले से 0.5 सेमी अधिक है, इसकी त्रिज्या है 1.0। और जब हम 22 की गुणा 1.0 से करेंगे, देखिए यहां पर एक जीरो है, तो एक जीरो ऐसे ही लगा देंगे, फिर 1 की गुणा 22 से करेंगे, 22 आ जाएगा, दशमलव पीछे से एक अंक के बाद, और हर में रहेगा 7। तो ये आ गया है 22/7, दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई। फिर अगर हम तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करें, L3, उसके लिए भी सूत्र पाई आर रहेगा, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है यहां पर? पहले वाले से 0.5 सेमी अधिक, ये है 1.5। अब इनकी गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 का जीरो, हासिल लगेंगे 3, 15 दूनी 30 और 3 33, दशमलव पीछे से एक अंक के बाद, बटे में 7। तो तीसरे वाले अर्धवृत्त की लंबाई आ गई है 33/7। और इसी प्रकार ये कितने अर्धवृत्त हैं? ये 12 है। तो 12 अर्धवृत्त की जो लंबाई आएगी, सबको जोड़कर हमको बताना है कि इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं ये एक समांतर श्रेणी बन गई है, पहले 11/7, फिर 22/7, फिर उसके बाद 33/7। प्रत्येक पद के बीच का अंतर है 11/7। जब हम 11/7 में 11/7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22/7, फिर 22/7 में जब हम जोड़ेंगे 11/7 तो 33/7। तो ये एक समांतर श्रेणी बन जाएगी, जिसका पहला पद है हमारा
देखिए ये एक समांतर श्रेणी बन गई है। पहला पद है 11/7, दूसरे पद है 22/7, तीसरा पद है 33/7, और इसी प्रकार ये पद आ जाएंगे। कितने पद हैं ये? प्रश्न में बताया गया है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई हमको बतानी है। तो ये तो 3 अर्धवृत्त की लंबाई हमने ज्ञात की है। इसी प्रकार कितने अर्धवृत्त हैं? ये क्रमागत 13 है। तो यहां लिखेंगे 13 पदों तक, पदों तक। तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद 11/7 है। तो प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो आ गया है 11/7। फिर श्रेणी का सारवंतर हम ज्ञात करेंगे, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो 22 में से 11 घटेंगे, देखिए हर एक जैसे हैं तो हर में तो 2 ही आएगा। 22 में से 11 घटाएंगे तो आ जाएगा 11। और इस श्रेणी के 15 पदों को हमको जोड़कर बताना है, तभी तो सर्पिल की कुल लंबाई निकल कर आएगी। तो एन का मान हो जाएगा 13। अब लगाते हैं श्रेणी के एन पदों के योगफल का सूत्र। एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 d। श्रेणी के 13 पदों का योगफल निकालना है, तो n के स्थान पर 13 रखेंगे। श्रेणी का प्रथम पद है 11/7 और सारवंतर है 11/7। ये हमने यहाँ गलत लिख दिया। देखिए दूसरा पद था श्रेणी का 22/7, पहला पद था 11/7, दोनों को माइनस करेंगे तो 11/7 ही आ जाएगा। तो श्रेणी का सारवंतर हो गया हमारा 11/7। अब ये मान हम इस सूत्र में रख देंगे। रखने पर तो S 13 आ जाएगा। S 13 बराबर 13/2, फिर 2 की गुणा होगी A के मान से। तो श्रेणी का प्रथम पद है 11/7। तो 11/7 फिर प्लस का चिन्ह कोष्टक में 13 - 1, और D के स्थान पर हम रखेंगे 11/7। तो 13/2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे। 2 की गुणा 11 से करेंगे, 11 दूनी 22/7 प्लस 13 में से 1 घटाएंगे, 12 की गुणा होगी 11/7 से। 13/2 ये आ गया 22/7, और फिर जब हम 12 की गुणा 11 से करेंगे तो 12 कन 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 12 कन 12 और 1 हासिल 13। तो 132 बटे में आ जाएंगे 7। अब कोष्टक में जो दो भिन्न लिखी हुई हैं दोनों का हर एक जैसा है, तो हर में 7 आ जाएगा। 22 प्लस 132 दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ 132 में 22 जोड़ेंगे, 4 5 154, और बटे में 7। अब देखिए 2 से ये विभाजित हो सकता है, 2 से कट जाएगा 154, 2 सत्ते 14, हासिल एक बचा, उतार लिया 4, तो 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। फिर 13 × 77/7 बचा है, 7 से 77 कट जाएगा 11 बार, तो 13 × 11। अब 11 की गुणा 13 से कर देंगे, 11 × 33 का 3 हासिल लगेंगे 1, कहां से लगेंगे 3, 11 कन 11 और 3 हो जाएंगे 14। तो ये आ गया है यहां पर 143। इन 13 पदों को जोड़कर आ जाएगा 143, 143। और ये प्रत्येक पद जो है अर्धवृत्त की लंबाई को प्रदर्शित कर रहे हैं सेमी में। देखिए त्रिज्या हमारी सेमी में थी 0.5, 1.0, तो ये लंबाई भी कौन सी मात्रक में आएंगी? सेंटीमीटर में ही। और प्रत्येक पद रहेंगे यहां पर सेंटीमीटर में, तो 13 के 13 पदों का योगफल भी आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। 143 सेंटीमीटर। तो इस सर्पिल की कुल लंबाई हो गई है 143 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे, अतः सर्पिल की कुल लंबाई, कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है।
तो यहां पर हमारी प्रश्न संख्या 18 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 पर। देखिए प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है। यहां पर बताया गया है प्रश्न संख्या 19 में कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। देखिए ये 200 लट्ठे इस चित्र के अनुसार ढेरी के रूप में रखे गए हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। ये सबसे नीचे जो है लट्ठों की इस ढेरी में सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठों की कुल संख्या 20 है। फिर उससे अगली पंक्ति में, अब सबसे नीचे वाली से ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठों की संख्या कितनी है? ये 19 है। नीचे वाली पंक्ति में 20, फिर उससे ऊपर वाली में 19, इसी प्रकार उससे ऊपर वाली में 18, और हर पंक्ति में एक लट्ठे की संख्या क्या है? कम है नीचे वाली से। अगर नीचे से शुरू करें 20, 19, 18, फिर इससे ऊपर वाली में 17, फिर 16, फिर 15, ऐसे चलते हुए ये लट्ठों की ढेरी है। और यहां आगे बताया गया है 18 लट्ठे इत्यादि हैं। आकृति 5.5, ये आकृति दी गई है 5.5। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? अब हमको ये बताना है जो ये 200 लट्ठे हैं ये कितनी लाइन में रखे गए हैं। देखिए सबसे नीचे वाली लाइन में 20 लट्ठे हैं, उससे ऊपर वाली में 19, फिर उससे ऊपर वाली में 18। तो ये तीन पंक्ति यहां पर चित्र में हमको दिखाई गई हैं। तो हमको बताना है कितनी पंक्तियों में रखे गए, इस प्रकार रखे गए लट्ठों की संख्या 200 हो जाएगी, ये हमको बताना है। तो पंक्तियों की संख्या बतानी है। देखिए पहली पंक्ति में, नीचे से पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, फिर नीचे से दूसरी पंक्ति में 19 लट्ठे, नीचे से तीसरी पंक्ति में 18 लट्ठे। अब हमको ये बताना है कि कितनी पंक्तियों में इन लट्ठों की संख्या हो जाएगी 200। तो पंक्तियों की संख्या बतानी है और इन सभी का योग दिया गया है हमको 200। तो एक समांतर श्रेणी हमारी बन जाएगी जिसके पहली पंक्ति का, देखिए नीचे से अगर हम पंक्ति बनाएंगे यहां पर 20, 19, 18, तो प्रत्येक पद में एकक संख्या का अंतर आ रहा है। तो प्रत्येक पद, तो ये एक समांतर श्रेणी होगी क्योंकि प्रत्येक पद में एक का अंतर है। 20 में से एक घटाएंगे 19, 19 में से एक घटाएंगे 18, फिर 18 में से एक घटाएंगे 17। इस प्रकार ये एक समांतर श्रेणी बनेगी। और इन सब, तो हमको बताना है इस श्रेणी के कुल कितने पदों का योग 200 हो जाएगा। कितने पदों का योग? तो श्रेणी का पहला पद है हमारा 20, और जब हम श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 19 में से घटाएंगे 20, तो 19 में से 20 घटाने पर आ जाएगा -1। अब श्रेणी के n पदों का योग हमको बताना है कि कितने पद जुड़कर हो जाएंगे 200। तो श्रेणी के पदों का योग भी हमको दे रखा है, 200 योग है इन सभी पदों का। पर हमको ये पता करना है कि ये कुल कितने पद हैं। 5 हैं, 6 हैं, कितने लाइन में रखे गए लट्ठों को जोड़कर इन सब का योग हो जाएगा 200। तो इन सभी पदों का योग 200 दिया गया है, बस पदों की संख्या हमको बतानी है। और जो हमारे पदों की संख्या रहेगी वही इस ढेरी में लट्ठों की पंक्ति को प्रदर्शित करेगी। अब लगाते हैं यहां सूत्र, श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, योगफल Sn बराबर n/2 तो a प्लस n-1 d। अब श्रेणी के n पदों का योग हमको दिया गया है 200, तो Sn के स्थान पर हम यहां 200 रखेंगे। बराबर n का मान हमको ज्ञात करना है तो n/2 ही रहने दो। तो a के स्थान पर एक प्रथम पद a का मान है 20 प्लस n-1 और d का मान है -1। यहां दो भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, 2 की गुणा 200 से करेंगे तो हो जाएगा 400। इसको एक बार लिख लेते हैं हम, 200 गुणा 2, n बचेगा यहां पर, ये हो जाएगा 20 की गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 40। फिर -1 की गुणा प्लस n से करेंगे तो माइनस का n, फिर -1 की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एकीकरण 1 आ जाएगा। ये इधर हो जाएगा 400 बराबर
n कोष्टक में बचेगा 40 और एक हो जाएंगे 41 जुड़कर माइनस n। अब ये 400 बराबर n की गुणा 41 से करेंगे तो आएगा 41n, फिर n की गुणा माइनस n से करेंगे तो माइनस का n की घात 2 हो जाएगा। n की गुणा n से करने पर n की घात 2। अब ये पद दाहिने पक्ष से हम बाएं पक्ष में ले आएंगे तो माइनस का n की घात 2 जब बाएं पक्ष में आएगा प्लस की n की घात 2, प्लस का 41 जब बराबर से इधर आएगा माइनस 41n, और प्लस 400 यहां पहले से ही रखा गया है और बराबर में आ जाएगा 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई है चर n में। तो हमको बताना है 400 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने पर 41 आ जाए कि कौन सी संख्या है जिन कौन ऐसी दो कौन सी संख्या है जिनकी अगर हम गुणा करें तो 400 आए और जिनको घट जोड़ दें तो आ जाए 41। ये वे संख्या हमको बतानी है। तो हम 400 के टुकड़े कर लेंगे यहां पर। देखिए 2 से विभाजित होगा 200 बार, फिर 2 से 100 बार, फिर 2 से हो जाएगा 50 बार, फिर 2 से हो जाएगा 25 बार। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर हम 25 और 16 दो संख्या लें, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 41 और दोनों की गुणा कर दें तो हो जाएगा 400। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर n की घात 2 माइनस 41 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 16। दोनों को जोड़ेंगे आएगा 41, दोनों की गुणा करेंगे आएगा 400 प्लस 400 बराबर में 0। तो n की घात 2, इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस 25n, कोष्टक के बाहर n भी लिखा जाएगा, 41 के साथ n है तो 41 की जगह हमने लिखा है 25 प्लस 16, n अपने स्थान पर जैसा था वैसे ही। फिर माइनस चिन्ह की गुणा प्लस 16 से प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और ये होगा 16n, फिर प्लस का 400 बराबर 0। अब शुरू के दो पदों में से हम n उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। यहां पर भी एक n निकाल सकते हैं, इसमें से भी एक n, दोनों में से n बाहर निकालेंगे तो पहले वाले पद में एक n बचेगा और दूसरे वाले पद में 25 बचेगा। फिर बाद वाले दोनों पदों में से हम 16 उभयनिष्ठ निकालेंगे माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 16 से 16 को भाग करेंगे तो एक n आ जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 16 से 400 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 25 बराबर में 0। अब देखिए n-25 हम निकाल सकते हैं कॉमन दोनों पदों में से। तो पहले पद में से जब ये कोष्टक n-25 बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा n, दूसरे पद से बचेगा -16 और बराबर में 0। अब इन दोनों कोष्टक के बराबर में हम 0 रखेंगे, दाहिने पक्ष से इनकी तुलना करेंगे तो आ जाएगा n-25 बराबर 0 और एक होगा n-16 बराबर 0। तो यहां से माइनस का 25 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 25 और माइनस का 16 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 16। तो श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग देखिए यहां पर ये आ रहा है 200, n का मान 25 भी है, n का मान 16 भी है। अब इनमें से कौन सा सही होगा देखिए। तो श्रेणी के 25 पदों को जोड़कर 200 आएगा या श्रेणी के 16 पदों को जोड़कर 200 आएगा। तो हमको ये पता करना है n का मान कौन सा वाला सत्य है यहाँ पर। तो अगर हम 25वां पद याद करें श्रेणी का, देखिए जैसे श्रेणी में यहाँ पर पहला पद 20, 19, 18, तो अगर हम 25वें नंबर का पद निकालेंगे तो वो देखिए कितना आएगा। अगर श्रेणी का 25वां पद याद करें तो nवां पद याद करने का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो जब हमको 25वां पद याद करना है तो वो होगा a प्लस 25 माइनस 1 d, और a का मान है हमारा 20 प्लस 25 में से 1 घटाएंगे 24, d के स्थान पर d का मान -1 रखेंगे तो 20, 24 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा माइनस का 24, और 20 में से जब हम 24 घटाएंगे तो -4। तो 20वीं पंक्ति में 20वां जो पद है इस समांतर श्रेणी का वो -4 होगा। अब ये जो समांतर श्रेणी प्रदर्शित कर रही है ये इस ढेरी में लट्ठों की संख्याओं को प्रदर्शित कर रही है। अगर 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या -4 होगी तो वह देखिए लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ये 25वां जो पद है वो -4 होगा, इसलिए ये हमारा संभव नहीं है। लट्ठों की संख्या
-4 नहीं हो सकती, इसलिए n का मान 25 इसका सही उत्तर नहीं है। फिर n बराबर अगर हम 16 देखें, तो श्रेणी में अगर 16वां पद हमको ज्ञात करना है, तो a प्लस 16 माइनस 1 d, a के स्थान पर a का मान 20 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे 15, d के स्थान पर उसका मान रखेंगे -1, तो 20, ये हो जाएंगे -15, 20 में से 15 घटाएंगे 5, तो 16वीं पंक्ति में पेड़ लट्ठों की जो संख्या आएगी वो रहेगी 5। 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है। जैसे पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी में 18, नीचे की तरफ से चौथी में 17 हो जाएंगे। और इसी प्रकार ये 200 लट्ठे हैं, तो 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या आ जाएगी हमारी 5। तो इन 16 पंक्तियों के लट्ठों की को जोड़कर कुल लट्ठों की संख्या आ जाएगी 200। तो यहां पर लिखेंगे अतः 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 ढेरी में 200 लट्ठों को 16 पंक्तियों में रखा गया है। 16 पंक्तियों में रखा गया है। 16 पंक्तियों में रखा गया है। और सबसे ऊपर पंक्ति में, आगे प्रश्न में कहा गया है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अब देखिए, इस ढेरी में कुल पंक्तियों की संख्या भी हमने ज्ञात की है 16, तो 16 पंक्तियां यहां पर हैं। तो नीचे से जो 16वें नंबर की पंक्ति होगी वही सबसे अंतिम सबसे ऊपर की पंक्ति रहेगी। तो 16वें नंबर की जो पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या हमको बतानी है। तो इस समांतर श्रेणी में जो 16वां पद है वो कितना आया है, 5 आया नहीं, अभी हमने ज्ञात किया है यहां पर 5। तो ये जो 16वां पद है वो कौन सा है, 5। तो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या आएगी 5। तो इसको भी हम लिख लेंगे। अतः सबसे ऊपरी सबसे ऊपरी पंक्ति ऊपरी पंक्ति जिसमें n बराबर कितना होगा, उसका मान 16, 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या है, लट्ठों की संख्या 5 है, 5 होगी। तो ये इस प्रश्न के दोनों उत्तर हमारे आ चुके हैं। इस 200 लट्ठे के लिए इस प्रकार अगर सबसे नीचे की पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे ऊपर वाली में 19 और उससे ऊपर वाली में 18 लट्ठे हैं, तो इस प्रकार 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में आएंगे, 16 पंक्तियों में रखे जाएंगे 200 लट्ठे। और 16वीं पंक्ति जो सबसे ऊपर की पंक्ति होगी ढेरी में, उसमें लट्ठों की संख्या आ गई है हमारी 5। तो यहां पर प्रश्न संख्या 19 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 पर। देखिए, प्रश्न संख्या 20 जो है उसमें कहा गया है, एक आलू दौड़ में प्रारंभ, एक आलू दौड़ में, एक आलू की दौड़ है, आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि एक आलू दौड़ है जिसमें एक सीधी रेखा में कुछ आलू रखे हुए हैं और प्रारंभ में एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। इस बाल्टी और इस पहले आलू के बीच की दूरी है 5 मीटर, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। देखिए, पहला आलू जो है वो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है और फिर प्रत्येक आलू 3-3 मीटर के अंतराल पर रखा गया है। तो अगर हम दूसरे आलू की पहले बाल्टी से इसकी दूरी निकालें, तो यहां तक 5 थी, 3 ये हो जाएगी, तो 8 मीटर। फिर अगर हम तीसरे आलू की दूरी पता करेंगे, तीसरा आलू है यहाँ पर, तो इसकी दूरी 5 यहां तक, फिर 3 जोड़ेंगे 8 और 3 11, 11 मीटर। फिर अगर चौथे आलू की दूरी अगर हम ज्ञात करें, तो 11 में हम जोड़ेंगे यहां पर 3, तो 11 और 3 हो जाएंगे 14 मीटर। ऐसे ही प्रत्येक आलू की बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, बाल्टी और प्रत्येक आलू के बीच की दूरी 3-3 जोड़कर। तो देखिए, पहले आलू के बीच की दूरी 5 आई, फिर दूसरे आलू के बीच की दूरी 18, तीसरे आलू के बीच की दूरी 11, फिर उसके बाद 14, फिर 17। ऐसे ही ये आलू कितने हैं, यहाँ पर 10 आलू रखे हुए हैं।
ये प्रश्न में आगे बताया गया है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है कि जो भी इस दौड़ में भाग लेगा वो बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगा और निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। तो ये खेल ऐसे है कि बाल्टी के पास से दौड़ना शुरू करना है और पहले आलू को उठाकर वापस लाकर बाल्टी में गिरना है। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, तो पहला आलू यहां पर गिर देगी बाल्टी में। फिर दूसरा आलू उठाने जाएगी है, बाल्टी के पास से इस आलू को उठाएगी और फिर वापस लौटकर इस बाल्टी में उस आलू को लाकर डाल देगी। फिर तीसरा आलू उठाने जाएगी, फिर उस आलू को उठाकर लाएगी दौड़कर और फिर इस बाल्टी में डाल देगी। इसी प्रकार वो 10 आलूओं को एक एक करके उठाकर लाएगी और वापस बाल्टी में घेर देगी लाकर। तो दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। तो इससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अब हमको बताना है कि इन सभी 10 आलू को एक एक करके इस बाल्टी में गिरने पर इस प्रतियोगी लड़की जो है इसको कुल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। अब देखिए, जब पहला आलू वह उठाकर इस पहले आलू को बाल्टी में घेरेगी तो उसके द्वारा कितनी दूरी चलनी होगी, 5। देखिए, पहले आलू की दूरी बाल्टी से है 5 मीटर। तो जब लड़की पहले आलू को यहां से उठाकर बाल्टी में घेरेगी तो पहले वो बाल्टी के पास से दौड़ेगी, इस आलू को लेने जाएगी, 5 मीटर की दूरी पर है। तो ले आलू के पास तक जाने में उसे 5 मीटर लगेंगे, 5 मीटर दूरी चलनी होगी और फिर उसको वापस लेकर आएगी बाल्टी तक, तो 5 मीटर वापस आने में दूरी चलेगी। तो 5 और 5 हो जाएंगे 10। तो पहले आलू को उठाकर बाल्टी तक गिरने में उसके द्वारा चली गई दूरी होगी 10 मीटर। फिर दूसरे आलू को उठाने जाएगी वह, तो दूसरे आलू के बीच की दूरी है 5 और 3 जुड़कर हो जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर पहले वे उठाने जाएगी, फिर उसको उठाकर बाल्टी तक आने में वापस 8 किलोमीटर की दूरी चलेगी। तो 8 मीटर जाने की दूरी होगी और फिर 8 मीटर वापस आने की दूरी होगी, कुल दूरी हो जाएगी 16 मीटर। तो पहले आलू को बाल्टी तक गिरने में उसे 10 मीटर चलना होगा, फिर दूसरे आलू को बाल्टी तक गिरने में उसे 16 मीटर चलना होगा। फिर जब अब तीसरे आलू को वह उठाने जाएगी तो बाल्टी से तीसरे आलू के बीच की दूरी हो जाएगी 5 यहां तक, फिर 3 जोड़ेंगे 8 और 3 11, 11 किलोमीटर वह आलू को उठाने जाएगी। फिर वापस बाल्टी में गिरने के लिए उसे 11 मीटर वापस आना पड़ेगा, तो 11 जाने के और 11 आने के, तो 11 11 हो जाएंगे 22 मीटर। तो 22 मीटर लगेंगे तीसरे आलू को बाल्टी तक गिरने में, उसके द्वारा चली गई दूरी दूरी होगी 22 मीटर। पहले आलू को गिरने में 10 मीटर दूरी चलनी पड़ी, दूसरे आलू को गिरने में बाल्टी में 16 मीटर की दूरी चलनी पड़ी, फिर तीसरे आलू को बाल्टी में गिरने में उसके द्वारा चली गई दूरी 22 मीटर। इसी प्रकार ये 10 आलूओं को इस बाल्टी में लाकर गिरेगी। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक पद के बीच में कितने का अंतर है, 6-6 मीटर का अंतर है। कि पहला पद 10 मीटर, फिर 16, फिर 22। अब जब चौथे आलू को बाल्टी में गिरेगी बहल वापस यहां से उठाकर बाल्टी तक पहुंचाने में उसे कुल कितनी मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी 22 में 6 और जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 28 मीटर की दूरी उसको चलनी पड़ेगी। तो कुल कितने पद हो जाएंगे इस समांतर श्रेणी में। देखिए, प्रत्येक पद के बीच में अंतर रहेगा यहाँ पर 6-6 मीटर का, तो यह एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। और इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 10 पद हैं, 10 पदों तक, क्योंकि 10 ही आलू उसको उठाकर इस बाल्टी में गिरने हैं। तो यहाँ पर हमारी एक समांतर श्रेणी बन गई है एपी, जिसका प्रथम पद है हमारा 10 मीटर, फिर अगला पद 16 मीटर, फिर 22 मीटर, और इसी प्रकार इस समांतर श्रेणी में है 10 पदों तक। कुल कितने पद हैं, 10 पद हैं, ये 10 पद बन जाएंगे। तो हमको ये बताना है कि इस प्रतियोगी प्रतियोगी द्वारा इन 10 के 10 आलू को बाल्टी में गिरने पर इसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। तो इन सभी दूरियों को हम जोड़ देंगे। तो श्रेणी का प्रथम पद हो गया हमारा 10 मीटर, श्रेणी का सारवंतर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 10, तो आ जाएगा 16 में से 10 घटाने पर आ जाएगा हमारा 6।
फिर श्रेणी के 10 पदों को हमको जोड़ना है, तो n का मान हो जाएगा 10, क्योंकि 10 ही आलू को उसे उठाकर बाल्टी में गिरना है, तो n बराबर 10। अब हमें इन सभी पदों का योग ज्ञात करना है, s का मान हमें निकालना है। श्रेणी के 10 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है, s10। अब लिखते हैं श्रेणी के n पदों का योगफल। श्रेणी के n पदों का योगफल, तो श्रेणी के n पदों का योगफल रहता है Sn बराबर n/2, कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d। तो अब n के स्थान पर हम रखेंगे 10, S10 बराबर 10/2, 2 की गुणा होगी a के मान से, a का मान यहां पर है 10। फिर प्लस n के स्थान पर 10 माइनस 1, d के स्थान पर हम रखेंगे 6। अब देखिए 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, फिर 10 दूनी हो जाएंगे 20, प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 9, 9 की गुणा होगी 6 से, तो बाहर रहेगा 5 प्लस 20, फिर प्लस का चिन्ह, 9 छंग हो जाएंगे 54। अब इनको जोड़ लेंगे तो बाहर रहेगा हमारा 5, S10 बराबर 5, कोष्टक में जब हम 20 में 54 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 74। 74, 74 की गुणा होगी ब्रैकेट से बाहर वाली संख्या से, 5 से, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, तो ये आ जाएगा 370 मीटर। इन 10 पदों का योगफल आ जाएगा इस प्रकार, 370 मीटर की दूरी वह चलेगी इन सभी आलों को बाल्टी में गेरने। इस प्रतियोगी द्वारा इन सभी आलों को बाल्टी में गेरने के लिए उसको कुल कितनी दूरी चलनी होगी? 370 मीटर की दूरी उसको चलनी होगी। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, तो हम यहां लिखेंगे अतः प्रतियोग प्रतियोगी को 370 मीटर की दूरी दौड़नी होगी। तो यहां पर हमारी प्रश्न संख्या 20 कंप्लीट हो चुकी है और यह प्रश्नावली 5.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है इस क्लास में। और इस क्लास के जो पीडीएफ नोट्स है, ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर, जहां से इस फाइल को आप डाउनलोड करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के समय बेहद रिवीजन के लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 से संबंधित एनसीईआरटी पुस्तक में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उनको हल करेंगे और फिर हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 5.3 से संबंधित उदाहरणों के साथ।